नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर। ये जो एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर है, इसका जो है हम आज जीके का सेक्शन डिस्कस करेंगे। पिछले कल हमने एचपी जीके का सेक्शन जो था वो डिस्कस किया था। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 144 से जो है वो स्टार्ट करेंगे। देखेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है यहाँ पर आते हैं आज की वीडियो में। सबसे पहले क्वेश्चन में पूछते हैं विच इज़ नॉट अ इंडस वैली साइट। इनमें से कौन सी है जो सिंधु घाटी सभ्यता नहीं है, सिंधु घाटी स्थल नहीं है। तो इनमें से जो है वो चेन्नई, आपने कहीं पर नहीं पढ़ा होगा कि कोई इंडस वैली साइट है। ऑप्शन डी चेन्नई जो है इसका सही आंसर। अब चेन्नई जो है वो कोई इंडस वैली साइट नहीं है। और अब बाकी बात करें अगर रोपड़ की, तो रोपड़ जो है एक इंडस वैली साइट है। ये पंजाब में पड़ती है और सतलुज नदी के किनारे जो है वो स्थित है। अगर हम बात करें चान्हू दाड़ो की, चान्हू दाड़ो जो है ये भी इंडस वैली साइट है और ये पाकिस्तान में पड़ती है। कहाँ पर पड़ती है? पाकिस्तान में पड़ती है और ये सिंधु नदी के किनारे जो है वो स्थित है। ये आपने ध्यान रखना है। और भी इंपॉर्टेंट इंडस वैली साइट्स हैं, जैसे कि कौन कौन सी इंडस वैली साइट्स हैं। इनमें हड़प्पा आ जाता है जो कि पाकिस्तान में स्थित है, रावी नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो जो है ये भी पाकिस्तान में आता है, ये सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे जो है वो स्थित है। अगर हम बात करें कि इंडिया में भी कोई साइट्स हैं, तो इंडिया में जैसे कि धौलावीरा हो गया, गुजरात में है, कच्छ नदी के किनारे स्थित थी। राखी गढ़ी की बात करें, हरियाणा में स्थित है, घग्गर नदी के किनारे स्थित है। अगर लोथल की बात करें तो लोथल जो है वो गुजरात में स्थित है, भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और अगर बात करें रोपड़ की, तो हमने बात कर ली। कालीबंगा, कालीबंगा की बात करें तो ये राजस्थान में स्थित है और ये घग्गर नदी के किनारे जो है वो स्थित है। तो ये आपने कुछ बातें याद रखनी है इंडस वैली साइट के बारे में। अभी फिलहाल मैंने आपको साइट्स के बारे में ही रिवाइज करवाया, क्योंकि यहीं से जो है वो क्वेश्चन एक आधा बन जाएगा। आगे आप बोलेंगे कि दायमाबाद, दायमाबाद भी एक इंडस वैली साइट है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगर है 145 क्वेश्चन, 145 क्वेश्चन में बोलते हैं विच इज कॉल्ड एमिथ्रोजेट्स बाय ग्रीक्स। तो यूनानियों के द्वारा अमिथ्रोचैट्स किसे कहा गया था? देखो, यूनानियों ने जो था, जो ग्रीक्स थे, उन्होंने एमिथ्रोचैट्स कहकर किसको संबोधित किया था? उन्होंने जो था वो बिंदुसार को जो था वो अमिथ्रोचैट्स कहकर संबोधित किया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, बिंदुसार। अगर बिंदुसार के बारे में कुछ जानेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं यहाँ से। यहाँ पर ऑप्शन में चंद्रगुप्त मौर्य दिया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो था वो उसका पुत्र जो था वो गद्दी पर बैठा था, और पुत्र का क्या नाम था? पुत्र का नाम था बिंदुसार। बिंदुसार को जो था वो अमित्रोचैट्स भी कहते थे, ये आपने ध्यान रखना है यहाँ से। और बिंदुसार जो था वो आजीवन संप्रदाय का अनुयायी था, ये भी आप ध्यान रखिए। अगर चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें, देखो ये जो चंद्रगुप्त मौर्य था, चंद्रगुप्त मौर्य ने जो था वो मौर्य जो वंश था इसकी स्थापना की थी। और चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे उनका क्या नाम था? उनका नाम था चाणक्य। चाणक्य इनके गुरु का नाम था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो था वो सेल्यूकस निकेटर के साथ जो था वो युद्ध भी किया था, जिसमें सेल्यूकस निकेटर को इन्होंने पराजित किया था। ये भी आप ध्यान रखिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो था ये यूनानी शासक था एक, सेल्यूकस निकेटर, जिसको इन्होंने पराजित किया था। ये आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चंद्रगुप्त मौर्य से भी याद रखने हैं, मौर्य साम्राज्य के बारे में याद रखने हैं, बिंदुसार के बारे में याद रखने हैं। आगे 146 में क्वेश्चन में बोलते हैं विच दिल्ली सल्तन इंट्रोड्यूस्ड द सिस्टम ऑफ दाग एंड चेहरा। दाग और चेहरा की जो प्रथा थी ये किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी? ये प्रथा जो था वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा स्टार्ट की गई थी। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट की थी। पहले तो आप खिलजी वंश के बारे में जानिए कि खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी। तो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने जो था वो इसकी स्थापना की थी। अब खिलजी वंश में जो था वो अलाउद्दीन खिलजी भी एक शासक हुआ। अलाउद्दीन खिलजी था, वो खिलजी जो था इसके बारे में आपने याद रखना है कि इसने जो था वो दाग और चेहरा की प्रथा जो था वो स्टार्ट की थी। इसका बचपन का नाम गुरुसास्प था। इसका जो कार्यकाल था अलाउद्दीन खिलजी का, तो इस दौरान जो था वो इसके समकालीन हुआ करते थे अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो का नाम भी साथ में याद रखना है आपने। इसने और भी बहुत सारे काम किए थे। इसने अपने राज्य में जो था वो विद्रोहों का दमन करने के लिए जो था, जो अमीर लोग थे, अमीर लोग जो आपस में मेल मिलाप करते थे, उत्सवों में एक साथ मिलते थे एक दूसरे के साथ, तो अमीर लोगों के ऊपर इसने रोक लगा दी थी कि ये सब ये नहीं कर सकते। इसने एक गुप्तचर प्रणाली का गठन भी किया था, जो विद्रोह होते थे उनका दमन करने के लिए। अमीर खुसरो ने जो था वो अमीरों की संपत्ति जब्त करना स्टार्ट कर दिया था, और उसे जो था वो कृषि योग्य भूमि बनाकर जो था वो राजस्व में वृद्धि करना भी इसने स्टार्ट किया था। तो अमीर खुसरो ने ऐसे ऐसे काम भी किए थे जिनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है, ये आपने ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं मीराबाई मैरिड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। जो मीराबाई थी, मीराबाई का विवाह जो था वो किसके साथ हुआ था? मीराबाई का विवाह जो था वो भोजराज के साथ हुआ था। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑप्शन डी सही आंसर है। अब भोजराज के साथ मीराबाई का विवाह हुआ था। क्वेश्चन आपने पहले पढ़ा है परंतु कई बार भूल जाता है, तो रिवाइज कीजिए अच्छे से।
ये जो मीराबाई थी ना, मीराबाई एक संत आप कह सकते हैं, संत थी और भगवान कृष्ण की भक्ति के साथ जो था ये जुड़ी हुई थी। इसकी भक्ति के साथ, भगवान कृष्ण की भक्ति के साथ। इनका विवाह जो था वो किसके साथ हुआ था? राजा भोजराज के साथ हुआ था। भोजराज जो थे वो राणा सांगा के पुत्र हुआ करते थे। ये भी आपको पता होना चाहिए कि भोजराज कौन था। इनके पुत्र थे ये, जिसके साथ मीराबाई का विवाह हुआ था। मीराबाई जो था भगवान कृष्ण की भक्ति को मानती थी, भगवान कृष्ण की भक्ति जो था वो करती थी। आगे 148 क्वेश्चन देखिए। 148 क्वेश्चन में बोलते हैं विच वॉज अनेक्स्ड इन 1856 ऑन चार्ज ऑफ मेल एडमिनिस्ट्रेशन। बोलते हैं 1856 में जो था वो अव्यवस्था का आरोप लगाकर किसे कब्जे में कर लिया गया था। तो 1856 में जो था वो अव्यवस्था का आरोप लगाया गया था अवध के ऊपर। अवध के ऊपर ये आरोप लगाया गया था और उसको जो था उसको कब्जे में कर लिया गया था। ऑप्शन ए अवध जो है वो सही आंसर है। अब अवध को कब्जे में कर लिया, ये आपको पता चल रहा है। यहाँ से एक और बात आप जानिए, एक और बात आप यहाँ से क्या जानिए कि ये जो आप मेल एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, अनेक्शन की बात कर रहे हैं, ये क्यों बात हो रही है? ये टाइम ऐसे था, इस टाइम जो था वो लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था? लॉर्ड डलहौजी ने जो था वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो था वो इंट्रोड्यूस की थी। जो लैप्स था, लैप्स आप कह सकते हैं व्यपगत की सिद्धांत जो था ये इसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। और 1856 में जो था वो अवध को जो था वो कुशासन का आरोप लगाकर जो था इसका विलय कर लिया गया था अपने में। ये आप ध्यान रखिए। इससे पहले भी विलय किया गया था बहुत सारे, जैसे कि झांसी का विलय भी किया गया था। झांसी का विलय जो था वो 1853 में किया गया था। झांसी के अलावा अगर आप बात करें, यहाँ पर सतारा दिया गया है, सतारा का विलय भी किया गया था। सतारा का विलय जो था वो 1848 में किया गया था, ये आपने ध्यान रखना है। नागपुर का विलय किया गया था 1854 में। नागपुर यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया गया है, परंतु नागपुर का विलय 1854 में किया गया था। ये आपने ध्यान रखना है। इनके ऊपर आरोप लगाए गए कि इनकी व्यवस्था जो है वो ठीक नहीं है और उसको जो है वो अपने अधीन कर लेते थे। इसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत जो था वो लाया जाता था, जो लॉर्ड डलहौजी ने जो था वो इंट्रोड्यूस की थी। लॉर्ड डलहौजी ने अच्छा काम भी किया था कि इसने जो था वो भारत में पहली रेलवे लाइन जो था वो चलाई थी। ये 1853 में चली थी, बॉम्बे से थाना तक जो था ये रेल चली थी। फिर ये भी आपको पता होना चाहिए, यहाँ से इंपॉर्टेंट है। आगे 154 क्वेश्चन देखिए। बोलते हैं विच क्लाउड हैज़ ग्रेटेस्ट वर्टिकल एक्सटेंट। तो किस मेघ का अधिकतम क्षैतिज विस्तार होता है? ऐसे कौन से बादल हैं जिनका ग्रेटेस्ट वर्टिकल एक्सटेंट होता है? तो ये क्लाउड है क्यूमुलस क्लाउड, यानी कि कपासी क्लाउड आप कह सकते हैं। क्यूमुलस क्लाउड जो है इनका ग्रेटेस्ट वर्टिकल एक्सटेंट जो है वो माना जाता है। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि जो थंडर स्टॉर्म होता है, थंडर स्टॉर्म जो है वो कौन से बादलों के द्वारा इंडिकेट किया जाता है? उस टाइम के जो बादल होते हैं वो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड जो है वो होते हैं। कौन से? क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड जो है वो उस टाइम होते हैं। और जो कंटिन्यूस रेन होती है वो कौन से क्लाउड से होती है? कौन से क्लाउड उस टाइम होते हैं? उस टाइम निम्बोस्ट्रेटस क्लाउड जो है होते हैं। निम्बोस्ट्रेटस क्लाउड उस टाइम होते हैं। दो क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, एक निम्बोस्ट्रेटस से रिलेटेड बताया, दूसरा क्यूमुलोनिम्बस से रिलेटेड बताया। तो ये दोनों आपने ध्यान रखने हैं। और एक और क्वेश्चन आप जोड़ लीजिए यहाँ पर कि जो हाईएस्ट एल्टीट्यूड के क्लाउड हैं वो कौन से हैं? वो साइरस क्लाउड जो है वो माने जाते हैं। साइरस क्लाउड जो है ये फॉर्म होते हैं हाईएस्ट एल्टीट्यूड पर। इनका एल्टीट्यूड 8000 से लेकर 12000 मीटर एल्टीट्यूड जो है इनका माना जाता है। ये क्लाउड जो है ये हमेशा जो है वो सफ़ेद कलर के होते हैं। सफ़ेद कलर के क्लाउड ये होते हैं, जो साइरस क्लाउड्स हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। और ये जो क्यूमुलस क्लाउड होते हैं ना, इनकी कॉटन लाइक शेप होती है, ये कॉटन की तरह लगते हैं दूर से देखने में। कुछ क्लाउड्स आपने देखे होंगे ना, तो वो क्यूमुलस क्लाउड होते हैं। कई बार नोटिस कीजिएगा स्काई की तरफ देखकर, तो ये क्यूमुलस क्लाउड होते हैं जो कॉटन की तरह आपको जो दिखेंगे, ये ध्यान रखना है। 155 में पूछते हैं विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है इसकी हाईएस्ट पीक पूछी गई है। तो ऑस्ट्रेलिया की बात करें, हाईएस्ट पीक है इसकी माउंट कॉसिस्को। माउंट कॉसिस्को ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। ये हाईएस्ट पीक है ऑस्ट्रेलिया की। अब ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के बारे में क्या पता होना चाहिए? पहले तो हाईएस्ट पीक आपने जान ली। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है ऑस्ट्रेलिया की कैनबेरा। कैनबेरा जो है वो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है, ये पता चल गया। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है प्रेजेंटली? प्रेजेंट टाइम में ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर की बात करेंगे तो प्रेसिडेंट हैं इसके स्कॉट मॉरिसन। स्कॉट मॉरिसन जो है वो प्रेजेंटली इसके क्या है? प्रेजेंटली इसके प्राइम मिनिस्टर है। ये आप ध्यान रखिए इनका। तो 2-3 क्वेश्चन ऑस्ट्रेलिया से मिलते जुलते आपने देख लिए। 156 क्वेश्चन देखते हैं। 156 क्वेश्चन में क्या बोलते हैं? बोलते हैं विच रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम ब्रह्मगिरी रेंज इन वेस्टर्न घाट।
ब्रह्मगिरी रेंज से जो है वो कौन सी नदी निकलती है वेस्टर्न घाट में? जो वेस्टर्न घाट में पश्चिमी घाट है वहाँ पर ब्रह्मगिरी पर्वतमाला से एक नदी उत्पन्न होती है जिसका नाम है कावेरी नदी। कावेरी नदी जो है वो ब्रह्मगिरी रेंज से निकलती है। अब कुछ नदियाँ और ये कहाँ से निकलती हैं उनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं आपको रिवर की क्लासिफिकेशन बताता हूँ। रिवर जो है एक तो हिमालयन रिवर आ गई जिसमें आपका इंडस आ जाता है, ब्रह्मपुत्र आ जाता है, गंगा आ जाता है जो हिमालय की तरफ से निकलेंगी। एक आती है आपकी पेनिनसुलर रिवर। पेनिनसुलर रिवर जो है इनमें आपकी गोदावरी आ जाता है, आपका कृष्णा आ जाता है, आपका कावेरी आ जाती है, आपकी महानदी आ जाती है आपकी। वेस्ट फ्लोइंग रिवर भी है तो नर्मदा और तापी आपको पता है वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स में आती हैं। अब बात करते हैं कि ये नदियाँ कौन सी नदी जो है वो कहाँ से निकलती है। सबसे पहले बात करते हैं गोदावरी नदी की। तो गोदावरी नदी जो है वो कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र में निकलती है। एग्जैक्टली कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र के त्रिम्बकेश्वरम से निकलती है। नासिक डिस्ट्रिक्ट जो है इसका आता है जहाँ से ये निकलती है। कृष्णा नदी आपके पास दी गई है तो कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? कृष्णा नदी भी महाराष्ट्र से ही निकलती है परंतु एग्जैक्टली कहाँ से निकलती है? देखो एग्जैक्टली बात करें कि कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है तो ये महाबलेश्वरम से निकलती है। महाबलेश्वरम आपने ध्यान रखना है, यहाँ से कृष्णा नदी निकलती है। और महानदी नदी की बात करें, महानदी कहाँ से निकलती है? महानदी छत्तीसगढ़ में निकलती है। छत्तीसगढ़ के सिहावा से ये निकलती है। सिहावा आप याद रखिएगा जहाँ से ये निकलती है। तो ये आपको नदियों के बारे में पता चल गया जो इम्पोर्टेंट था आपने जाना। अगला क्वेश्चन देखिए, विच इज नॉट अ फाइबर क्रॉप? इनमें से कौन सी जो है वो फाइबर क्रॉप नहीं है? अगर आपसे नहीं पूछा गया है तो देखो सिल्क फाइबर क्रॉप है, जूट जो है ये भी फाइबर क्रॉप है और कॉटन जो है ये भी फाइबर क्रॉप है। टबैको यानी कि तंबाकू, तंबाकू जो है ये फाइबर क्रॉप की श्रेणी में नहीं आता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, तंबाकू फाइबर क्रॉप की श्रेणी में नहीं आता है। अच्छा, राबी फसलें होती हैं, खरीफ फसलें होती हैं। आप मुझे बताइए कि आजकल जो फसल बोई जाएगी अभी हमारे हिमाचल में तो वो कौन सी फसल बोई जाएगी? राबी की फसल होगी वो या फिर वो खरीफ की फसल होगी? और जो फसल अभी हमने काटी है वो कौन सी फसल है और जो फसल अभी हम बोएंगे वो कौन सी फसल है? यहाँ से आपका एक अच्छा रिवीजन हो जाएगा। साथ में हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चन तो देखेंगे, उससे पहले साइंस के कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे। 160 क्वेश्चन में बोलते हैं इन प्लेइंग सितार मैकेनिकल एनर्जी चेंजेस इनटू। तो सितार जब बजाते हैं तो मैकेनिकल एनर्जी किस में चेंज हो जाती है? ये आपको पता है कि मैकेनिकल एनर्जी एक साउंड आती है तो साउंड एनर्जी में चेंज होगी, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो ऑप्शन डी नन ऑफ दीज सही आंसर हो जाएगा। ये आपने ध्यान रखना है कि नन ऑफ दीज इसका सही आंसर है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं परंतु ये क्वेश्चन बहुत बेसिक होते हैं, कॉमन क्वेश्चन होते हैं तो ये इनमें आपको कन्फ्यूजन नहीं रहता है। 161 में बोलते हैं विच इज़ यूज्ड इन फोटोग्राफी। फोटोग्राफी में जो है वो कौन सा इनमें से यूज़ किया जाता है? फोटोग्राफी की बात करें तो उसमें एक एसिड इस्तेमाल किया जाता है, वो एसिड होता है ऑक्जेलिक एसिड। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। ऑक्जेलिक एसिड जो है वो फोटोग्राफी में इस्तेमाल किया जाता है। आगे बोलते हैं स्मॉल पॉक्स इज काउज्ड बाय। ये जो चेचक का रोग होता है ये किससे होता है? रोगों की बात करें तो चेचक का रोग जो है एक विषाणु से होता है। विषाणु ऑप्शन डी, वायरस जो है वो सही आंसर है। वायरस से होता है चेचक का रोग। चेचक के रोग के बारे में आपने जान लिया। 163 क्वेश्चन है इंग्लिश का क्वेश्चन। बोलते हैं एंटोनियम आपको बताना है एसेटिसिज्म का। तो एसेटिसिज्म का एंटोनियम अगर आप देखेंगे तो एसेटिसिज्म होता क्या है वास्तव में? संन्यास आप कह सकते हैं कि संन्यास एसेटिसिज्म होता है तो इसका होगा एंटोनियम प्लेजर। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, प्लेजर इसका सही आंसर है। आगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया गया है। बोलते हैं पर्सन हु रिगार्ड द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री। एंड तो उस पर्सन के लिए एक टर्म यूज़ की जाती है, वो कौन सी टर्म है? वो है कॉस्मोपॉलिटियन। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, ये टर्म इस्तेमाल की जाती है। 165 में बोलते हैं आई सुजेस्ट दैट द मीटिंग पोस्टपोन। तो इसमें फिल इन द ब्लैंक होगा आई सुजेस्ट दैट मीटिंग बी पोस्टपोन्डेड। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, बी 165 का ध्यान रखिए। 166 में बोलते हैं ईडियम है हार्ड प्रेस्ड। हार्ड प्रेस्ड ईडियम का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इन डिफिकल्टीज। ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे बोलते हैं महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा? महोत्सव का संधि विच्छेद होगा महा प्लस उत्सव। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। नेत्रहीन में समास पूछते हैं कि कौन सा समास है? देखो नेत्रहीन में जो है वो तत्पुरुष समास आता है आपका। ऑप्शन ए तत्पुरुष समास जो है वो नेत्रहीन में आता है। विश्वास का विशेषण आपको बताना है। 169 का ऑप्शन सी सही आंसर होगा। विश्वस्त जो है इसका विशेषण होगा। विश्वस्त इसका विशेषण है, विश्वास का विशेषण, ये आपने ध्यान रखना है। पिछले कल हमने इंपॉर्टेंट डेट डिस्कस किए थे अप्रैल महीने के।
आज हम इम्पोर्टेंट डे डिस्कस करेंगे मई महीने के। उससे पहले आपको क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताना है कि पंचायती राज दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, वो आपने कमेंट करके बताना है। अब मई महीना ये जो अभी चला है इसके इम्पोर्टेंट डे जानिए। मई महीने में 1 मई को जो है वो इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जाता है। 3 मई को जो है वो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है। 7 मई को जो है वो वर्ल्ड एड्स ऑर्फेंस डे मनाया जाता है। 7 मई के बाद 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे जो है वो मनाया जाता है। 8 के बाद 12 को जो है 12 के पहले 11 को भी एक डे मनाया जाता है। 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। 12 मई को इंटरनेशनल नर्सिस डे मनाया जाता है। 17 मई को वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे मनाया जाता है। 18 अप्रैल को मोस्ट इंपॉर्टेंट डे इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया जाता है। 22 मई, 21 को तो कुछ इतना खास डे आता नहीं है। 22 को जो है वो इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है। तो 22 मई ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है। 24 मई उसके बाद आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट डे कॉमनवेल्थ डे जो है वो 24 मई को मनाया जाता है। एक तो 18, 22, 24 तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 25 मई को वर्ल्ड थायराइड डे मनाया जाता है। 29 मई को जो है वो इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स डे मनाया जाता है। और 29 मई को ही जो है वो इंटरनेशनल माउंट एवरेस्ट डे जो है ये भी मनाया जाता है। और इसके बाद बात करें 30 मई को हिंदी जर्नलिज्म डे मनाया जाता है। और 31 मई को मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे मनाया जाता है, वो कौन सा है? वर्ल्ड नो टबैको डे। वर्ल्ड नो टबैको डे जो है वो मनाया जाता है 31 मई को। अभी आपने पढ़ा था कि टोबैको जो है एक फाइबर क्रॉप नहीं है, तो ये आपने जान भी लिया कि वर्ल्ड नो टबैको डे कब मनाया जाता है। ये सब क्वेश्चन जो है आप यहाँ से याद रखिए जो हमने डिस्कस किए। आपको देखो एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना आए, एग्जाम से रिलेटेड हर एक जानकारी मिलती रहे, उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट क्यूजीज भी मिल जाएंगे। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम जल्दी से ओपन कीजिए, वहाँ से सर्च कीजिए @allexam31। इस तरह से सर्च कीजिए, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। 18,200 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़ जाइए ताकि आपको भी आने वाले हर एक एग्जाम की अपडेट मिलती रहे। हर एक चीज़ जो है वो वीडियो में नहीं बताई जा सकती, छोटी छोटी, तो टेलीग्राम पर आपको जल्दी से बता दी जाती है। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।